जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं वो है भारत पाक डीजीएमओ के बीच जो बातचीत होने जा रही है। 12 बजे का टाइम मुकर्रर है। क्या डिटेल्स हैं आगे बताएंगे। और दूसरी बड़ी खबर, सीज फायर पर पाकिस्तान को वार्निंग दे दी गई है तीनों सेनाओं की तरफ से कि अब कोई कार्रवाई हुई तो फिर बुरे अंजाम भुगतने होंगे पाकिस्तान को। इसके अलावा आपको बॉर्डर पर भी लेके चलेंगे, वहां पर बताएंगे कि सीज फायर के बाद वहां पर ताजा हालात कैसे हैं। अपने संवाददाताओं से इसकी जानकारी हासिल करेंगे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। संघर्ष विराम जो है वो हो गया है और फिलहाल किसी तरह के संघर्ष की कोई खबरें भी नहीं आई है। लेकिन दोनों मुल्कों के लिए आज का दिन बहुत ही अहम रहने वाला है। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच वार्ता होने वाली है। इससे पहले पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला ने भारत के डीजीएमओ को शनिवार दोपहर को कॉल किया था और उसके बाद फिर शाम 5 बजे से दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया था। आपको बता दें कि कल तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि 10 मई को दोपहर 3:35 पर पाकिस्तानी डीजीएमओ के साथ उनकी बातचीत हुई। इसके बाद शाम 5 बजे से दोनों पक्षों की तरफ से गोलीबारी और हवाई घुसपैठ रोकने को लेकर सहमति बनी। अब आज दोनों डीजीएमओ के बीच फिर से बातचीत होने जा रही है। तो अब आपको बारी बारी से बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि सीज फायर की घोषणा से लेकर अब तक कौन कौन सी बड़ी बातें सामने आई। तो सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि डीजीएमओ स्तर पर बातचीत आज फिर से होने जा रही है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो भारत पाक के लिए आज बड़ा दिन है। बड़ा दिन क्यों है इसको समझिए। दोनों देशों के डीजीएमओ आज बात करने जा रहे हैं। एक बार फिर से ये बातचीत होने जा रही है। दोपहर 12 बजे का समय इसके लिए मुकर्रर किया गया है जब दोनों अधिकारी आपस में बातचीत करेंगे। हॉटलाइन के जरिए ये बातचीत होगी। पहले भी जो बातचीत हुई थी वो हॉटलाइन के जरिए ही हुई थी। मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी। ये सबकी निगाहें इस बात पर हैं। बातचीत के बाद नई रणनीति पर विचार किया जाएगा, यानी कि बातचीत में क्या निकल कर आता है उसके बाद भारत ये तय करेगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। बिल्कुल। और अब आपको ये भी बताते हैं यहाँ पर कि शनिवार को आखिर क्या हुआ था। दरअसल पाक के जो डीजीएमओ हैं उन्होंने बातचीत के लिए समय मांगा था भारत के डीजीएमओ से। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी क्योंकि पहल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है। उसके बाद ये जो बातचीत है दोनों ने दोपहर 3:35 पर दोनों के बीच में ये वार्ता हुई है, ये बातचीत हुई है दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में। सीज फायर को लेकर दोनों के बीच सहमति बनी है। पाकिस्तान की पहल के बाद शाम 5 बजे सीज फायर का ऐलान आखिरकार कर दिया जाता है और उसके बाद देर रात पाकिस्तान की तरफ से छिटपुट फायरिंग की कोशिशें जो है वो की गई, जिसे भारत ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। भारत ने उसका कड़ा जवाब दिया और पाकिस्तान को उसके बाद वार्निंग भी दी गई, चेतावनी भी दी गई कि अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो उसके अंजाम आपको भुगतने पड़ेंगे यहाँ पर। और उसके बाद भारत की तरफ से जो वार्निंग दी गई उसमें बहुत कुछ था और अब फिलहाल लग रहा है आनंद की सीज फायर जो है उसका पालन पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सवाल तमाम है कि इस बातचीत में क्या निकल के सामने आएगा। अब सवाल यह भी है कि डीजीएमओ जो वार्ता होने जा रही है भारत का रुख इसमें क्या है। आपको बताएं सिर्फ डीजीएमओ स्तर पर ही सीधी बातचीत के लिए भारत राजी हुआ है। कोई राजनीतिक बातचीत फिलहाल नहीं होगी, ये क्लियर कट साफ कर दिया गया है। आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, ये बात भी भारत का स्टैंड लंबे समय से रहा है और अब भी भारत स्टैंड पर कायम है। सीज फायर आतंक पर सख्त चेतावनी भारत ने दे दी है पहले ही। सीज फायर तोड़ा तो होंगे गंभीर परिणाम, यह भी एक लक्ष्मण रेखा पाकिस्तान के सामने खींच दी गई है। कोई भी आतंकी हमला अगर हुआ तो उसे युद्ध के तौर पर माना जाएगा, यानी कि उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसी के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते के बाद तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बताया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि कैसे भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सबूतों के साथ बताया गया पाकिस्तान में की गई जो स्ट्राइक थी उसमें 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। 9 आतंकी ठिकाने जो हैं पाकिस्तान के वो तबाह कर दिए गए। 35 से 40 पाकिस्तान के जो जवान हैं वो भारत की जो कार्रवाई हुई है उसमें ढेर कर दिए गए हैं। और जो बड़े आतंकवादी ग्रुप है लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जो हैं उसके आतंकी ठिकाने जो हैं वो भारत की कार्रवाई में तबाह किए गए हैं। पाकिस्तान के सारे
हमले यहाँ पर नाकाम हुए। जो जो कोशिश पाकिस्तान ने की उसे भारत ने हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान में कई किलोमीटर अंदर तक जाकर भारतीय सेनाएं जो हैं वो स्ट्राइक कर कर आई हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह किया गया और इन सब के बाकायदा सबूत यहाँ पर हमारी तीनों सेनाओं के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारी पहुंचे थे उन्होंने दिए थे। तो अब आपको बताते हैं विस्तार से एक एक करके ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दरअसल हमने हासिल क्या क्या किया है, वो कौन से हमारे टारगेट थे जिनको हमने अचीव किया है इस ऑपरेशन के जरिए। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि सैन्य के हिसाब से यानी कि सैनिक दृष्टि से देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर का हासिल क्या है। अदिति थोड़ा सा अगर आप इधर हो जाए तो आधे घंटे में मिट्टी में मिला दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे आतंक की बची कुची जमीन को, तो मिट्टी में मिला दिया गया। राजनीतिक तौर पर क्या हासिल हुआ? तो राजनीतिक तौर पर सिंधु नदी समझौते को आतंकवाद से जोड़ दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और भारत अभी भी इसको सस्पेंड किए हुए है। मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है इसका? पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी कि घुसकर मारेंगे और हमारी सेनाओं ने घुसकर मारा। न केवल आतंक के अड्डे तबाह किए बल्कि जो उसकी सैन्य इंस्टॉलेशंस थी पाकिस्तान के प्रोवोकेशन के बाद उनको भी निशाना बनाया गया। और यहाँ पर आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझाते हैं कि क्या रहा है ऑपरेशन सिंदूर का टर्निंग पॉइंट और कैसे घुटनों पर आ गया पाकिस्तान। शुरुआत किस तरह से हुई यहाँ पर आपको ये बताने जा रहे हैं। 9 मई की रात को पाकिस्तान ने हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और पाकिस्तान का ये जो हमला था 26 जगहों पर पाकिस्तान की हमले की कोशिश थी। कई हमारे अहम ठिकाने जो हैं उन्हें निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी। भारत ने पाकिस्तान के 8 सैन्य अड्डों पर उसके बाद ऐसा धावा बोला कि पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी। पाकिस्तान में हुई बड़ी तबाही, ये जो भारत की कार्रवाई थी इसमें, और पाकिस्तान इस कार्रवाई के बाद सहम गया था। पाकिस्तान की जो सेना है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई थी। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के पास जाता है और उससे मध्यस्थता की बात पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर की जाती है। अमेरिका ने पाक के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर से बातचीत की है। अमेरिका की तरफ से कई लोगों ने वहां पर बातचीत की आसिम मुनीर से, और उसके बाद अमेरिका ने फिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की कि पाकिस्तान इस तरह की पेशकश यहां पर कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे तौर पर कह दिया कि सिर्फ डीजीएमओ के स्तर पर ही बातचीत होगी, कोई भी राजनीतिक बातचीत जो है वो यहां पर नहीं की जाएगी पाकिस्तान के साथ। उसके बाद पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं उनका फोन आता है और फिर जब वो भारत के डीजीएमओ से बात करते हैं तब इस सहमति पर, समझौते पर सहमति जो है वो आगे बनती है। तो देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, उसमें हमारी तीनों ही सेनाओं का अहम योगदान रहा है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, एक इकाई के तौर पर यह जवाब देखा गया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने कैसे पाकिस्तान को तबाह करने की पूरी तैयारी कर ली थी, इसकी जानकारी खुद वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। अब आपको बताते हैं उन्होंने क्या क्या जानकारी दी, नेवी का प्लान दरअसल था क्या। वाइस एडमिरल एन प्रमोद ने बताया कि आतंकी हमले के 96 घंटे के भीतर तैयारी को परखा गया। जवान, युद्धपोत, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी गई थी, यानी इधर इशारा हुआ उधर अटैक हुआ। 9 मई की रात नौसेना पूरी तरह तैयार थी, अलर्ट मोड में थी कि पाकिस्तान ने इधर उधर जरा सी भी हिमाकत की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की समुद्री सीमा में उसके सैन्य प्रतिष्ठानों पर निशाना था, एक एक चीज निशाने पर थी। कराची बंदरगाह था टारगेट। कराची बंदरगाह पाकिस्तान के लिए बेहद अहमियत रखता है। अगर उसको टारगेट किया जाता तो सोचिए पाकिस्तान कैसे विकलांग एक प्रकार से समुद्री रास्ते में हो जाता। चुनिंदा लक्ष्यों को तबाह करने की तैयारी यहां पर की गई थी। तो पूरी जानकारी हमें नौसेना की तरफ से दी गई कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अब आज का दिन बहुत अहम होने जा रहा है। आज की डीजीएमओ की जो बैठक है उससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किस तरह से कड़ा संदेश सीधे तौर पर दे दिया गया। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि गोली आएगी तो गोला मारेंगे, यानी कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी किया जाता है तो बख्शा नहीं जाएगा पाकिस्तान को। कड़ी चेतावनी जो है वो पाकिस्तान को यहां पर दी गई है इस बैठक के जरिए। और भारत विरोधी अगर गतिविधि कोई पाकिस्तान की तरफ से की जाती है यहां पर,
तो वो बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि अगर छोटी सी भी कोशिश कोई पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो वह एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी। ये सरकार ने यहाँ पर साफ कर दिया है। 9 मई को भारत और अमेरिका के बीच में संवाद हुआ था। वहां पर जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वैंस, उनका फोन 9 मई की रात को आया था यहाँ पर। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने वैंस से रास्ता पूछा था कि क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी से वैंस ने रास्ता पूछा था कि आप बताएं आगे की रणनीति क्या हो सकती है, क्या रास्ता अपनाया जा सकता है, क्योंकि तनाव में पूरी दुनिया थी जिस तरह से भारत लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संदेश दे दिया कि अगर गोली आएगी तो अब हमारी तरफ से गोला मारा जाएगा। पाकिस्तान के साथ दुनिया को भी यहाँ पर संदेश जो है वो भारत ने सीधे तौर पर दे दिया है। और भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं उसमें अब ये न्यू नॉर्मल की तरह एक तरह से देखा जा रहा है कि अब आप जैसा करेंगे, टिट फॉर टैट जो जिसे कहा जाता है, वो किया जाएगा। अगर आपने इतना सा भी कुछ किया है तो आपको बड़े अंजाम भुगतने होंगे। तो आज बातचीत होने जा रही है, इसके तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे, लेकिन इस बीच हम बड़ी खबर आपको बता दें। और वो बड़ी खबर क्या है? सीज फायर उल्लंघन पर भारत की पाकिस्तान को 2 टूक वार्निंग। और वार्निंग क्या है? सीज फायर तोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। भारत ने 2 टूक कह दिया है। रात में एलओसी पर फायरिंग की कोई खबर नहीं है। रात को इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी शांति बनी रही। बॉर्डर पर कोई ड्रोन एक्टिविटी नहीं दिखाई दी। हालांकि आपको बताएं, जिस समय सहमति का ऐलान किया गया था उसके बाद पाकिस्तान ने हिमाकत की थी। उस रात को, यानी कि शनिवार की रात को पाकिस्तान ने हिमाकत की थी, लेकिन थोड़ी देर की कार्रवाई के बाद चीजें शांत हुई और रविवार को ऐसी कोई घटना नहीं देखने को मिली। आपको बता दें कि एक पैटर्न खास तौर पर देखा गया था जिसमें 7:45, 8, 8:30 इसके बीच पाकिस्तान अपनी नापाक कार्रवाई को अंजाम देता था और भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देता था। शनिवार को भी सहमति बनने के बाद उसने ऐसा ही किया था, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। रविवार को शांति रही और अब बॉर्डर के इलाकों में जनजीवन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं एक प्रकार से सामान्य बना हुआ है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा श्रीनगर से हमारे संवाददाता रणवीर सिंह भी हमारे संवाददाता यहां पर जुड़े हुए हैं। तो श्रीनगर से हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर हैं और रणवीर हमारे साथ राजौरी से जुड़ रहे हैं। रणवीर, पहले आपके पास यहाँ पर आऊँगी। उसके आसपास के जो सेक्टर हैं, मेंढर है, पुंछ है, वहाँ पर भी आप पहुँचे हैं। क्या हालात इस वक्त आप देख रहे हैं और रात कैसी गुजरी, रणवीर, ये भी बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, कल मैं दिन भर पूंछ में था और अभी इस वक्त राजौरी में हूँ। आसपास में मेंढर है और बाकी जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ घटना परसों रात के बाद से नहीं हुई है, लेकिन एक ऐसा तनाव है जिस तनाव को शायद महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं किया जा सकता है। लोग दुकानें बंद किए हुए हैं, घरों के अंदर बैठे हैं, घरों की छत पर जाने से बच रहे हैं, सड़कों पर बेवजह निकलने से बच रहे हैं। कोई इस तरह का इंस्ट्रक्शन प्रशासनिक तौर पर नहीं है कि आप बाहर ना निकलिए, लेकिन बावजूद उसके लोगों को यकीन नहीं है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ सकता है। उन्हें अभी भी ये लग रहा है कि सीज़फायर हो गया है, लेकिन बावजूद उसके कभी भी वायलेशन हो सकता है, कभी भी शेलिंग शुरू हो सकती है। और इसी वजह से जब हम पुंछ से निकल के राजौरी की तरफ आ रहे थे तो कई जगहों पर रास्ते में रुक के हमने लोगों से बात करने की कोशिश की। इक्का दुक्का जो लोग सड़कों पर कहीं दिख गए, उनसे हमने जब जानने की कोशिश की तो पता चला कि दिन में लोग अपने घरों में रहते हैं, लेकिन शाम ढलते ही जैसे अंधेरा होता है वो घरों से निकल के आसपास के जो स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ जाकर इकट्ठा सोते हैं कि कम से कम अगर कहीं से फायरिंग शुरू होती है तो कोई सोया ना रह जाए, कोई घटना उनके साथ उनके घर में ना घट जाए। तो सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। बहुत से लोग यहाँ से सुरक्षित जगहों पर निकल गए थे सिर्फ इस वजह से कि उन्हें लगता है कि ये बॉर्डर इलाका है, एलओसी वाला इलाका है और यहाँ पर कभी भी पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। तो कल अगर हम पूंछ की बात करें, मेंढर की बात करें या फिर राजौरी या आसपास के इलाकों में, तो जो भी इस तरह के एलओसी के पास वाले इलाके हैं वहाँ पर लोगों ने एक डर ज़रूर महसूस किया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई ब्लैकडाउन का आग्रह नहीं किया गया था, लोगों से किसी तरह के कोई दुकानें बंद करने को नहीं कहा गया था, लेकिन बावजूद उसके सड़कें सूनी थी, सड़कें अंधेरी थी, लोगों के घरों पर ताले जड़े हुए थे, लोग स्कूलों में जा कर के या किसी मंदिरों में जा कर के या गुरुद्वारों में जा कर के शरण लिए हुए हैं। और इसलिए कि उनके घर में बुजुर्ग या बच्चे हैं, तो अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो उन्हें बचाने के लिए उन्हें घर से निकलना मुश्किल होगा, इसलिए कम्युनिटी सेंटर्स में वो अपनी रात गुजार रहे हैं। आते हैं रणवीर आपके पास, सीधे हम रुक करेंगे श्रीनगर का। मुकेश सिंह सेंगर हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। मुकेश, राजौरी में सूरत हाल रणवीर ने बताया, श्रीनगर में आप क्या देख पा रहे हैं, वहां पर लोग कैसा महसूस कर रहे हैं,
क्या असर इस सहमति का जो फायरिंग को लेकर बनी है, कुछ दिखता है सड़क पर? देखिए, भारतीय सेनाओं ने जो कल कड़े शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, उसका असर अब ज़मीन पर भी दिख रहा है। बीती रात से एलओसी पर कहीं भी फायरिंग की कोई खबर नहीं है, ना ही कोई ड्रोन एक्टिविटी यहाँ पर हुई है। इसके साथ में जो पंजाब का इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर भी बिल्कुल शांति है, कहीं भी ड्रोन एक्टिविटी नहीं देखी गई है। पहलगाम हमले के बाद में श्रीनगर में आ गया था और करीब 22 दिन बीत चुके हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब एलओसी पर फायरिंग ना हुई हो और पाकिस्तान की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई जो है वो ना की गई हो। लेकिन जब एयर स्ट्राइक हुई तो एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग काफ़ी तेज़ कर दी गई, हैवी फायरिंग हुई और इसका असर ये हुआ कि जो एलओसी के पास गांव और शहर हैं, वहां के लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, क्योंकि घरों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी जो एलओसी के पास लोग रहते हैं, उनसे ये कहा गया है कि एक बार जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जब वो परमिशन दें, उसके बाद लोग अपने घरों में जाएं, क्योंकि अभी जो भारतीय सेना है या जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो वेट कर रहे हैं, थोड़ा और वेट कर रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत ना हो। लेकिन शनिवार रात को जिस तरह से श्रीनगर पर ड्रोन अटैक हुआ, मल्टीपल ड्रोन यहाँ पर आए और कुछ एलओसी पर भी कुछ जगहों पर फायरिंग हुई थी, उसके बाद से शनिवार की जो रविवार की सुबह थी तब भी शांति थी और आज भी रात में कहीं पर कोई फायरिंग की खबर नहीं है। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो जनजीवन है वो सामान्य हो रहा है और अगले आज या कल में जो सीमावर्ती गांव और शहर हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको भी अपने घरों में जाने की परमिशन मिल जाएगी। तो धीरे धीरे अब माहौल सामान्य हो रहा है और भारत ने जो चेतावनी दी है उससे पाकिस्तान डरा हुआ दिखाई दे रहा है और रात भर बिल्कुल एलओसी के आसपास के इलाकों में शांति रही और किसी तरह की कोई ड्रोन एक्टिविटी नहीं हुई। जी।